नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके थे, इसका मीनिंग पढ़ चुके थे, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, कितने इसमें सेक्शन हैं, ये पढ़ चुके थे। साथ ही साथ ट्रेडमार्क रूल्स 2017 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, चाहे वो एक्ट की बात हो या फिर रूल्स की बात हो, और दोनों में क्या डिफरेंस था ये पढ़ चुके थे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कवर कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 में। ये हमारा ट्रेडमार्क एक्ट का पार्ट 2 है, इसका सेकेंड वीडियो है, लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे ये आपके सामने स्क्रीन पर है, जो आज की क्लास के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद इस प्रोसेस को समझते समझते हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगते हैं और कितनी इसमें फीस होती है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर सारे अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। इसी इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर हम लोग ये दो टॉपिक भी कवर कर लेंगे, जैसे कि वैलिडिटी ऑफ ट्रेडमार्क, वैलिडिटी या टर्म बोलिए या ड्यूरेशन बोलिए, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ट्रेडमार्क मिलता है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, अगर कोई धोखाधड़ी करता है तब वो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें बताता है ये एक्ट। तो ये जब सारे सेक्शन हम लोग कवर करेंगे उसमें ये हम लोग ये दो टॉपिक भी कवर कर लेंगे। सो बेसिकली आज की टॉपिक के हमारे ये आज की क्लास के ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्लास नंबर 2। और इसके पहले जो आप देख रहे हैं चैप्टर्स एंड सेक्शंस, ट्रेडमार्क एक्ट, रूल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, ये हम लोग सब कुछ ऑलरेडी अपना क्लास 1 में पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये अब हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज आप हैं या कोई भी है, पहला तरीका क्या है? सबसे पहला एप्लीकेंट जा करके क्या करेगा, उसके पास दो मेथड है, या तो वो ऑनलाइन फाइल करेगा या फिर ऑफलाइन, दो तरीके हैं। अब ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है, या उन्हें ये डर भी रहता है कि कहीं मेरा ट्रेडमार्क रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मुझे ट्रेडमार्क मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा डर बना रहता है। इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में क्या होता है, एक आपको ट्रेडमार्क एजेंट मिलता है, आप जो भी अपने सारे काम करवाते हैं, जो भी प्रोसेस किया जाता है वो पूरा का पूरा ट्रेडमार्क एजेंट के थ्रू किया जाता है। ठीक, इसमें क्या रहता है, इसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपका रिजेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑथराइज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट होते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आप जाते हैं ट्रेडमार्क एजेंट के पास। अब क्या होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, अब उसको समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडमार्क एजेंट क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं आप अपनी डिटेल्स हमें दीजिए, दिखाइए आपको क्या चीज़ आपको ट्रेडमार्क करानी है। उसके बाद वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो करते हैं वो करते हैं डेटा सर्च। डेटा सर्च मतलब कि इन द सेंस WIPO और IP इंडिया की वेबसाइट पर वो जा करके ये चेक करते हैं, WIPO और IP इंडिया की वेबसाइट पर जा करके चेक करते हैं कि कहीं पहले से ये ट्रेडमार्क अवेलेबल तो नहीं है। अगर पहले से अवेलेबल है तो वहीं पर आपको वापस लौटा दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा ही कुछ ट्रेडमार्क रजिस्टर है। ठीक है, तो आपको वहीं से वापस, और अगर उन्होंने देखा कि ऐसा कहीं कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो आगे का अपना फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, सिंपल, आपको सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है और साथ में आपको फीस देनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपको फीस बतानी होती है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं और क्या क्या इसकी फ़ीस है, ये आगे हम डिटेल में पूरा अच्छा खासा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए, सबसे पहला काम क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो है हमारा TMA। ये किसके लिए है, एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट TMA, और इसमें आपको फीस देनी होती है। तो ये आप लेकर के जाएंगे ट्रेडमार्क एजेंट के पास, ये पूरा उनको डिटेल्स देंगे। अब इस डिटेल में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ आपको डिटेल्स अपनी सबमिट करनी पड़ती हैं, भरनी पड़ती हैं। अब इस डिटेल्स में आपको क्या डालना होता है, इस डिटेल्स में आपको 2-3 चीज़ें डालनी होती हैं। जब से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहता है, नंबर 1 ओनर्स नेम, आपको अपना नाम बताना पड़ता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो ये आती कि ये जो आप करा रहे हैं, जो आप रजिस्टर, जो आप ट्रेडमार्क करा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए आप ये ट्रेडमार्क करा रहे हैं। क्या ये कोई लोगो है या सिंबल है या क्या है, डिवाइस है, ड्राइंग है, शेप है या क्या है, मतलब बेसिकली आपको बताना होता है कि ये है क्या। तो आपको इसमें क्या बतानी होती है, इसमें आपको बतानी होती है क्लास। अब क्लास दो बेसिस, 2-3 चीज़ों पर डिफाइन की जा सकती है। क्या, अब देखिए क्या होता है, क्लास जो आप बताएंगे, जब आप ट्रेडमार्क में अपनी डिटेल्स भरेंगे तो उसमें आपको क्लासेस बतानी पड़ती हैं। नाम बताना पड़ता है, ओनर का नाम, और नंबर 2 आपको बतानी पड़ती है इसकी क्लास, मतलब ये बेसिकली है क्या। ठीक,
अब ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रेडमार्क होता है, मार्क का मतलब क्या होता है? मार्क में आपका सिंबल हो सकता है, आपका लोगो हो सकता है, आपका कोई शेप हो सकता है, आपका कोई फ्रेज हो सकता है, आपका कोई स्लोगन हो सकता है ना? ये सब आपका किस में आ जाएगा? या आपका डिवाइस मार्क हो सकता है ये, या फिर इन सब का आपका क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको ये बताना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि किस क्लास को ये बिलोंग कर रहा है। अब ये क्लास आप कहाँ से बताते हैं? अब ये क्लास को बताने के 2 तरीके, क्लास को बताने के 2 तरीके। कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1, नाइस क्लासिफिकेशन। नंबर 1 आपका क्या है? नाइस क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लास डिफाइन की गई है, एक तो आपका नाइस क्लासिफिकेशन में, और दूसरा आपका वियना क्लासिफिकेशन। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, एक है नाइस क्लासिफिकेशन, दूसरा है वियना क्लासिफिकेशन। नाइस एग्रीमेंट हुआ था 1957 में, नाइस एग्रीमेंट हुआ था 1957 में, उसमें ये नाइस क्लासिफिकेशन बनाया गया था। वियना क्लासिफिकेशन, वियना एग्रीमेंट हुआ था 1973 में, उसमें यह वियना क्लासिफिकेशन बनाया गया था। और बोला गया था जो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएगा, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा या गुड्स होगी या सर्विस होगा या जो भी लोगो होगा या मार्क होगा या शेप होगा, जो कुछ भी होगा, वो इन्हीं कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो वो उन्होंने नाइस क्लासिफिकेशन में, वियना क्लासिफिकेशन में उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। अब ये आपके सामने है, ये नाइस क्लासिफिकेशन। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं आपके सामने, ये है नाइस क्लासिफिकेशन। मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको वो बताना पड़ेगा गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है कि सर्विस है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। पहली चीज़ यहाँ पढ़ लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है नाइस क्लासिफिकेशन established by the NICE Agreement 1957 is an international classification of goods and services applied for the registration of mark। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है किसका? गुड्स और सर्विसेज का। अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बतानी पड़ती हैं जो गुड्स और सर्विसेज, उसी का ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। और ये पहले हर 3 साल में पब्लिश होता था, लेकिन 2013 के बाद से हर साल ये पब्लिश होने लगा। तो अभी करंटली इसका 13th एडिशन है 2026 का। ध्यान दीजिएगा, 13th एडिशन है 2026 का। अब देखिए इसका सबसे अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ इसका क्या मतलब क्या है। आप एग्जाम्पल लीजिए टाटा का। ठीक है, आप सबको पता है ये जो वर्ड है टाटा, ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, टेक्स्ट है, ये TATA टेक्स्ट है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो आप बोलेंगे ये इसमें कहाँ पर आएगा? तो अब ये ट्रेडमार्क जो इन्होंने रजिस्टर किया है, ये इन्होंने टाटा अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है। ठीक, सिंपल TATA लिखा हुआ। अब इसके अंदर कई सारी कैटेगरीज हो सकती, जैसे अगर हम देखें कॉमन मेटल्स एंड एलॉयज, जो इनका स्टील, टाटा स्टील, वो इसके अंदर रजिस्टर होगा, क्लास 6 में जाएगा। अब अगर हम क्लास 12 की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है व्हीकल्स, यानी कि टाटा मोटर्स, वो कहाँ पर आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा। सो ऐसे ही आपको जो भी रजिस्टर कराना, आपको उन्हें बताना होता है कि हमारा किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है ना? जैसे क्लास आपका ये देखिए, क्लास नंबर 30 फूड प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो टाटा सॉल्ट आएगा वो इसके अंदर आएगा, इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, टाटा सॉल्ट। बात आपको समझ में आ रही है? सेम ऐसे ही अगर आप क्लास नंबर 43 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेस्टोरेंट्स एंड फूड सर्विसेज। आपने द ताज का नाम सुना होगा, द ताज, ये क्या है? टाटा के होटल्स हैं, टाटा होटल्स, वो आपके इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्लास नंबर 1 से लेकर के क्लास नंबर 34 तक यहाँ पर गुड्स डिफाइन किए गए हैं। गुड्स मतलब कि आपका सामान हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और क्लास नंबर 35 से 45 तक आपको सर्विसेज डिफाइन करी गई। नाइस क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में बटा हुआ है। क्लास नंबर 1 से 34 तक आपका क्या है? क्लास नंबर 1 से 34 तक आपका गुड्स है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गुड्स हैं आपका क्लास 1 से 34, और जो सर्विसेज हैं आपकी, ये हैं आपकी क्लास 35 से 45। ठीक है, अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप उसका एग्जाम्पल लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी का, तो ये आपका कहाँ पर आएगा? ये आपका आ जाएगा क्लास 35 में, एडवर्टाइजिंग एंड बिजनेस सर्विसेज, TCS जो आपने नाम सुना होगा, वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होगी। तो ये हम पूरा का पूरा तरीका बता सकते हैं। अब दूसरा आता है वियना क्लासिफिकेशन। ये तो आपको समझ में आ गया, नाइस क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं, गुड्स है आपका कि सर्विस, आप क्या करते हैं? आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या आप कोई चीज़, कोई जो है क्या बोलते हैं, आपका कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो आपको इसी के अंदर इस कैटेगरी को बताना होगा कि आपका इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। वो कहाँ से आप बता सकते हैं? वो नाइस क्लासिफिकेशन देख करके आप बता सकते हैं।
सेकंड आता है वियना क्लासिफिकेशन। अब इसको समझिए थोड़ा सा, ये क्या है। वियना क्लासिफिकेशन एस्टेब्लिश बाय द वियना एग्रीमेंट 1973 इज एन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स। अब देखिए पीछे क्या था, पीछे आपका नाइस क्लासिफिकेशन था, किसके लिए था, गुड्स और सर्विसेज के लिए। किसके लिए था, गुड्स और सर्विसेज के लिए। अब ये किसके लिए आ गया, ये आ गया फिगरेटिव एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स। इसका मतलब क्या है फिगरेटिव एलिमेंट्स, इसका मतलब ये लोगो हो सकता है, ये आपका सिंबल हो सकता है, ठीक है, ये आपका कोई शेप हो सकता है, ये इसके साथ साथ आपका कोई डिवाइस मार्क हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे टाटा ने अपने जो भी प्रोडक्ट्स, जो उनके प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने कहाँ पे रजिस्टर कराए, वो उनको कहाँ से लिए, कैटेगरी कहाँ से ली, नाइस क्लासिफिकेशन से। अब मान लीजिए टाटा का जो लोगो आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का टाटा का एक लोगो बना रहता है ना, ये टी लिखा रहता है, ऐसे आपने देखा होगा, कुछ ऐसा बना रहता है ना टाटा का लोगो। तो ये लोगो जो रजिस्टर होगा ये कहाँ पर आएगा, ये आपका आ जाएगा वियना क्लासिफिकेशन के अंदर। तो फिगरेटिव एलिमेंट्स इसी को बोलते हैं, फिगरेटिव मतलब फिगरेटिव एलिमेंट्स जो देखा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, जिसका कोई शेप होता है, जिसका इमेज होता है, वो क्या आ जाएगा, वो फिगरेटिव एलिमेंट्स। तो अगर फिगरेटिव एलिमेंट्स है हमारा, उसको रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो उसकी कैटेगरी हम कहाँ से बताएंगे, उसकी कैटेगरी हम बताएंगे वियना क्लासिफिकेशन से। और अगर हमारा कोई गुड्स है, कोई सर्विसेज है, तो उसकी कैटेगरी हम कहाँ से बताएंगे, नाइस क्लासिफिकेशन से। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। नाइस क्लासिफिकेशन का हमारा 13th एडिशन है 2026 का, और जो वियना क्लासिफिकेशन है इसका 10th एडिशन है, और ये 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक वैलिड है, 3 साल के लिए रहता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आपकी दी गई, कैटेगरी जैसे वहाँ पर आपकी डिफाइन थी, टोटल 45 पूरी कैटेगरी है, 1 से 34 तक आपको जो है गुड्स बताए गए हैं, और उसके बाद आपकी सर्विसेज बताई गई हैं, ठीक। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपकी टोटल 29 कैटेगरीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, नेचुरल फेनोमेना, ज्योग्राफिकल मैप्स होगा तो आपका नंबर 1 ह्यूमन बींग। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका लोगो है, ठीक, अब आप बोलेंगे ये कैटेगरी कैसे हम पहचानेंगे कि ये कैटेगरी है कि ये क्या है। तो जैसे मान लीजिए सपोज आपका कोई क्या बोलते हैं, कोई आपका लोगो आपने बनाया, ठीक, उसमें मान लीजिए कोई आप एनिमल शो कर रहे हैं, कोई एनिमल उसमें आ रहा है, ठीक है, कोई फ्लावर आ रहा है, कोई मान लीजिए स्टार आ रहा है, या मान लीजिए कोई क्राउन आ रहा है, क्राउन आपने बनाया हुआ है, ठीक है, या कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, मान लीजिए ट्रायंगल है, या आपका स्क्वायर है, या मान लीजिए हेक्सागोन है, कुछ आपने इस तरह से बनाया हुआ है, मान लीजिए ट्रायंगल के शेप में कुछ आपने ऐसा आपके लोगों के अंदर ही है। कोई ह्यूमन फिगर है, मान लीजिए कोई ह्यूमन फिगर, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसा, कुछ मान लीजिए बना रहता है कुछ ऐसा ह्यूमन फिगर के शेप में कुछ इस तरह का, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये ह्यूमन बींग्स वाले इस कैटेगरी में आ जाएगा। एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल वाला कहाँ पे आ जाएगा, कैटेगरी नंबर 3 में आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, बस क्या है कि ये फिगरेटिव एलिमेंट्स है, मतलब कि जो जिनको हम देख सकते हैं, विजुअलाइज किया जा सकता है, और ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जितने भी चीज़ें जो कुछ भी लोगों के अंदर आती हैं, इनको अगर कंबाइन करके मिला दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं फिगरेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, फिगरेटिव एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज़ है, मतलब कि जो विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको कि एक तरह से ये समझिए कि हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, जो ड्रॉ किया जा सकता है, या जिसे देखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा फिगरेटिव एलिमेंट है। तो उसका इसकी कैटेगरी हम कहाँ से उठाएंगे, इसकी कैटेगरी हम उठाएंगे वियना क्लासिफिकेशन से। और अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स है, कोई सामान है, या कोई सर्विसेज है, उसकी कैटेगरी हम कहाँ से उठाएंगे, नाइस क्लासिफिकेशन से। तो आपको समझ में आ गया। रजिस्ट्रेशन करते समय जब आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, जब आपको डिटेल्स देनी होती, यहाँ पर जो आप क्लास बताएंगे वो आप कहाँ से बताएंगे, अब आपको समझ में आ गया क्लास कहाँ से बताएंगे, या तो नाइस क्लासिफिकेशन से या फिर वियना क्लासिफिकेशन से। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कौन कौन से फॉर्म है और क्या इसकी हमारी फीस है। तो देखिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फॉर्म है TMA। किसके लिए है, मैंने आपको बता दिया है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। ये जो यहाँ पे फॉर्म लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैंने समराइज करके यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में अलग से लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है, स्मॉल एंटरप्राइज है, तो 5,000 रुपये फीस है। अगर आप फिजिकल फाइलिंग करते हैं 5,000 रुपये फीस है, ई फाइलिंग करते हैं तो 4,500, मतलब ऑनलाइन फाइल करते हैं तो 4,500 रुपीज़ है। इन ऑल अदर केसेस 10,000 फीस है, और ई फाइलिंग के लिए 9,000। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्म नंबर TMO, क्या लिखा हुआ है, फॉर्म नंबर TMO। अब यहाँ पर समझिए फॉर्म नंबर TMO क्या है, नोटिस ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का नोटिस देना है तो उसके लिए है फॉर्म नंबर TMO। अब देखिए यहाँ पर क्या फीस है, अपोजिशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑब्लिक काउंटर स्टेटमेंट ऑब्लिक रिफ्यूजल ऑब्लिक और इनवैलिडेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो आपका फिजिकल फाइलिंग करते हैं तो 3,000 रुपये फीस है,
और अगर आप ई फाइलिंग करते हैं तो 2700 रुपये आपका फीस है। फॉर रिन्यूअल ऑफ अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क, आपको रिन्यू कराना है, ट्रेडमार्क रिन्यू कराना है तो इसका जो फीस है फिजिकल फाइलिंग का 10,000 है और ऑनलाइन या ई फाइलिंग का आपका 9,000 रुपये फीस है। और इसके लिए फॉर्म यूज़ होगा TM-R रिन्यूअल के लिए। देखिए यहाँ पर है TM-R एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ अ ट्रेडमार्क, और जो इसका आपका जो टर्म रहता है वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टर्म रहता है 10 ईयर्स। कितना रहता है? 10 साल। 10 साल के बाद आप अपना जो ये ट्रेडमार्क रहता है इसको रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यू कराने के लिए आपको ये फॉर्म लेना होगा TMR, ये रिन्यूअल के लिए फॉर्म लगता है और उसके बाद आपको फीस देनी होगी। यहाँ पर लिखी हुई है फिजिकल फाइलिंग है तो 10,000, ऑनलाइन फाइल करते हैं तो 9,000 रुपये फीस है। तो ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीस है और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जिनको भी आपको पता होना चाहिए। TMA का क्या मतलब है, TMM का क्या मतलब है, TMO का क्या मतलब है, TMP का क्या मतलब है, TMR का क्या मतलब है, TMC का क्या मतलब है, TMU का क्या मतलब है और TMG का क्या मतलब है। टोटल ये 8 फॉर्म्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फॉर्म है। इनके बारे में आपको एटलीस्ट ज़रूर पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? टोटल ये हैं आपके TMM फॉर्म फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम और फॉर एनी अमेंडमेंट्स और करेक्शन इन एन एप्लीकेशन। अगर आपको कुछ भी ऐसा कराना है या इसका आप चाहे तो कोई अमेंडमेंट कराना चाहते हैं या एप्लीकेशन में कोई करेक्शन कराना चाहते हैं या आप एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए, उसके लिए TM-M फॉर्म आपको देना होगा। अपोजिशन को नोटिस देंगे तो उसके लिए TMO आपको फॉर्म जो है ये लगेगा। पोस्ट रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट्स, रजिस्ट्रेशन मतलब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया, उसके बाद आपको कुछ अमेंडमेंट कराने तो उसके लिए फॉर्म लगेगा TM-P। TMR आपका रिन्यूअल के लिए। सर्च रिक्वेस्ट, आपको अगर सर्च के लिए रिक्वेस्ट देनी है तो TM-C, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेडमार्क एजेंट क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं, डेटा सर्च करते हैं, देखते हैं, आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फॉर्म देना पड़ता है, दैट इज TM-C। रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड यूज़र, अब ये रजिस्टर्ड यूज़र क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये रजिस्टर्ड यूज़र क्या होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको इसका रजिस्टर्ड यूज़र का रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए फॉर्म लगेगा TM-U, और ट्रेडमार्क एजेंट का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो TM-G। ये टोटल इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गया। अब हम एक एक करके दोस्तों पढ़ेंगे अपने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और उसके बाद उसका पूरा लास्ट में मैंने उसको एक टेबल फॉर्म में दिया है जिससे कि आप उसको लास्ट में रिवाइज कर सकें। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखिए जो हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस लास्ट अपनी क्लास में पढ़ी थी उसको अगर हम देखें तो सिर्फ 2-3 हम लोगों ने वर्ड देखे थे। कौन कौन से देखे थे? मार्क था, सेक्शन 2(1)M में डिफाइन था, इसके बाद आपका ट्रेडमार्क था, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ट्रेडमार्क था सेक्शन नंबर 2(1)ZB में डिफाइन था, और उसके बाद वेल नोन ट्रेडमार्क था, वेल नोन ट्रेडमार्क कहाँ पर डिफाइन था? सेक्शन नंबर 2(1)ZG में डिफाइन था। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, इतने में कोई भी कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। अब इसके आगे करते हैं, एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ते हैं जो इस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग दोस्तों सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 देखिए, सिर्फ इसकी मैं मतलब इसका लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है। एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क मतलब क्या है? मतलब किस बेसिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, किस बेसिस पे आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर नहीं किया जा सकता, रिफ्यूज़ल किया जा सकता है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है कि आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। 3-4 कंडीशन है, कौन कौन सी? देखिए, एक मैंने आपको पिछले क्लास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ाया था, जैसे हमने पेटेंट में पढ़ा था, आपको याद है? आपको याद है हमने पेटेंट में पढ़ा था कि पेटेंट कब कराया जा सकता है। हमारा जो क्रिएशन इन्वेंशन है नॉवेल होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए और इंडस्ट्री में यूज़ होना चाहिए। यही तो 3 कंडीशन बताई थी। और अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन है, उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते, सिंपल। सेम ऐसे ही ट्रेडमार्क में, ट्रेडमार्क एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि भाई ग्राफिकली इंडिकेटेड होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, जो ग्राफिकली इंडिकेटेड नहीं है उसको हम ट्रेडमार्क नहीं करा सकते, सिंपल। अगर हम लोग क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिफरेंट होना चाहिए, एकदम डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, पता चला कहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस है हम उसको नहीं करा सकते। तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उसका मतलब ही यही हुआ एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क, मतलब किस बेसिस पे ट्रेडमार्क को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि क्या? नंबर 1, अगर एकदम सिमिलर है, अगर सिमिलर है, कहीं मिलता जुलता है, सिमिलर है, तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। नंबर 1
सिमिलर है, ठीक है। नंबर 2, ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस, कहीं पर यूज़ हो रहा है कहीं सर, और आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस, ऑलरेडी यूज्ड इन बिजनेस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, डिसीव टू पब्लिक, मतलब कुछ ऐसा आपने करा दिया है जो कॉपी कर रहा है कहीं, लेकिन किसी को पता नहीं, इलीगली तरीके से आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसको भी आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करा सकते। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारा एक्ट आता है, एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। एम्बलम्स, एम्बलम्स यस एंड नेम एक्ट 1950। इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जिनको हम ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हैं। जैसे कि ऐसे कौन से वर्ड हैं, जैसे कि गॉड, किंग, कुछ इस तरह के वर्ड हैं जिनको हम ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि इन कंडीशन में ट्रेडमार्क करा सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है। अरे भाई, जब ऑलरेडी वो सिमिलर आपको देख रहे हैं कि एकदम मिलता जुलता है, तो हम उसको क्यों ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएंगे? नहीं हो सकता, सिंपल है। ऑलरेडी बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, तो सीधी सी बात, हम उसको नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 11। देखिए क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। सेम वही चीज़ है जो अभी हमने पीछे पढ़ा, वो था एब्सोल्यूट ग्राउंड्स, ये है रिलेटिव ग्राउंड्स। ये क्या है? रिलेटिव ग्राउंड्स, रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रेडमार्क। अब इसको समझिए, ये क्या चीज़ है? हमने वो कंडीशन देखी थी किस बेसिस पे नहीं मिल सकता। ये क्या है? रिलेटिव ग्राउंड्स है। थोड़ा सा इसको समझिए, मतलब इसका क्या है कि अगर पहले से कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है, और उसका कोई क्लैश है, मतलब कि उसका कोई केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तब आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। पहले से कोई केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तब आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अगर कोई आपका ऐसा ट्रेडमार्क है जो सिमिलर है वेल नोन ट्रेडमार्क्स के, वेल नोन ट्रेडमार्क्स, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ट्रेडमार्क्स, तो इसको आपका ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, रजिस्टर नहीं करा सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एडिडास का, एडिडास ऐसे लिखा रहता है, लेकिन इसी का ही कॉपी करके क्या लिख देते हैं, एडिबास। तो अगर आप चाहेंगे कि इसका हम ट्रेडमार्क करा लें, नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज सिमिलर टू वेल नोन ट्रेडमार्क। एडिडास एक वेल नोन ट्रेडमार्क है और आपने बिल्कुल उसके जैसा बना दिया, तो आपको इसका ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, रिफ्यूज़ किया जाएगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 21, इसके सॉरी सेक्शन नंबर 11। अभी हम लोगों ने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा, सेक्शन नंबर 11 पढ़ लिया। अब आता है सेक्शन नंबर 25, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 25। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है टर्म ऑफ अ ट्रेडमार्क, टर्म ऑफ अ ट्रेडमार्क कितना होता है? 10 ईयर्स। कितना होता है? 10 ईयर्स। याद रखिएगा कितना होता है? 10 ईयर्स होता है। और इसको हम 10 साल के बाद रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है, रिन्यू करा सकते। लेकिन रिन्यू कराने के लिए कंडीशन होती है कि जो आपका ट्रेडमार्क है, आपको रिन्यू कब कराना है? आपको रिन्यू कराना है 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी डेट, बिफोर एक्सपायरी, मतलब जब आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर होने जा रहा है उससे 1 साल पहले आपको इसको रिन्यू कराना होता है। सॉरी, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 25। और इसके पहले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो हमारा इंडेक्स था वैलिडिटी, वहाँ पे एक टॉपिक लिखा था वैलिडिटी ऑफ अ ट्रेडमार्क, वो यहीं पर कवर हो गया। टर्म बोलिए, वैलिडिटी बोलिए, ड्यूरेशन बोलिए, एक ही चीज़ है। तो वो हमारा सेक्शन नंबर 25 में कवर हो गया, वो टॉपिक हम लोगों ने। और वहाँ पर एक और टॉपिक था, मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। अब थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए पहली चीज़ ये समझिए, एक तो होता है ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट, मतलब कि अगर आप धोखाधड़ी करते हैं, किस बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि इन्फ्रिंज किया गया है, मतलब धोखाधड़ी हुई है, या किस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि धोखाधड़ी नहीं हुई है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कौन कौन से पढ़ लिया? सेक्शन 9 पढ़ लिया, सेक्शन 11 पढ़ लिया, सेक्शन 25 पढ़ लिया। अब आता है आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आता है हमारा सेक्शन नंबर 29। मैं यहाँ पर क्योंकि दो हैं सिमिलर हैं, मैं इनको एक साथ आपको बताता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेक्शन नंबर 29 और इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 30। देखिए ये इन्फ्रिंजमेंट का केस है, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट। और ये वाला क्या है? ये है नॉन इन्फ्रिंजमेंट, मतलब किस बेसिस पे ये आप बता सकते हैं कि ये धोखाधड़ी का केस नहीं है।
तो वो सेक्शन नंबर 30 में डिफाइन है। अब देखो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही सेम चीज़ है, क्या जो आपको एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल पढ़ा था वही सेम चीज़ है। हम कैसे मान सकते हैं कि ये आपका ट्रेडमार्क का धोखाधड़ी का केस बन सकता है, अगर आपने एकदम मिलता जुलता कुछ बना दिया। अभी सेम थोड़ी देर पहले हमने आपको एडिडास का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मिलता जुलता, सिमिलर, और ये भी आपने जो बनाया हुआ है नोइंगली बनाया हुआ, मतलब कि जानते हुए कि पता है कि ये धोखाधड़ी है तब भी आप बना रहे हैं, तो ये इन्फ्रिंजमेंट का केस हो जाएगा। एडिडास का एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नाइकी का आपने देखा होगा, उसको भी चेंज कर देते हैं ना, कहीं कहीं जैसे नाइकी है तो इसको क्या कर देते हैं, इसे NKIE ऐसे करके लिख देते हैं। जैसे प्यूमा लिखा रहता है तो इसका बना देते हैं प्यूना, ऐसा कुछ कर देते हैं। और ये सब ज़्यादातर आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहीं पर ये सब धोखाधड़ी आपको मिलेगी। भारत में मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी, यहाँ पर ये सब बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत हमारे जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। यही अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जाइए आपको ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो कानून है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, जो भी आपके कानून हो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर ये सब धोखाधड़ी नहीं होगी। ये सब धोखाधड़ी यहीं पर चलती जहाँ पर कानून हमारा थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट है, ठीक। तो पहला क्या हो गया, अगर मिलता जुलता सिमिलर है तो सीधी सी बात है इन्फ्रिंजमेंट का आपका केस बन जाएगा। दूसरी चीज़ अनफेयर एडवांटेज, मतलब कि आप अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, किसी का आप बिना बताए यूज़ कर रहे हैं, उससे एडवांटेज ले रहे हैं। कोई ट्रेडमार्क आप यूज़ कर रहे हैं बिना बताए, मान लीजिए आपने कोई आपका कोचिंग चलता है या कुछ भी चलता है, आपने किसी का भी लोगो यूज़ कर लिया या किसी का आपने क्या बोलते हैं कोई स्लोगन या कोई ट्रेड या आपका कोई टैगलाइन वगैरह आपने यूज़ कर ली, उसको पता ही नहीं है और आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट का आपका केस बन जाएगा। दूसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ आपने बनाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये वाला एग्जाम्पल दिया, जो बिल्कुल सिमिलर है, मिलता जुलता है, आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक को आप धोखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका इन्फ्रिंजमेंट का केस बन जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ये तो था हमारा सेक्शन नंबर 29 जिसमें हम बात कर रहे थे इन्फ्रिंजमेंट की। अब आता है सेक्शन नंबर 30, मतलब कि नॉन इन्फ्रिंजमेंट। कब नहीं बनेगा ऐसा कोई धोखाधड़ी का केस, आपके पास अब ट्रेडमार्क है, आप एकदम ऑनेस्टली से ईमानदारी से यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आपके ऊपर नॉन इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसी में आपने धोखाधड़ी शुरू कर दी, आपको जो ट्रेडमार्क मिल गया है आप उससे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज ले रहे हैं, तो फिर इन्फ्रिंजमेंट का केस बन जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस पर कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, आपके पास कोई मान लीजिए आपका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मान लीजिए आपका पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज़ है, या मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, मान लीजिए BMW है, आपके नाम पर है, आप इसके ओनर हैं, आपने उसकी फ्रेंचाइजी दे दी किसी को, फ्रेंचाइजी दे दी आपने, ठीक है, फ्रेंचाइजी अगर आपने उसको दे दिया, फ्रेंचाइजी के बाद जो दूसरा जो आपका जो उसका ऑथराइज जो पर्सन होगा वो अगर ऑनेस्टली इसको यूज़ कर रहा है आपकी परमिशन से, विद द परमिशन ऑफ ओनर, विद द परमिशन ऑफ ओनर, तो उनके ऊपर कोई भी धोखाधड़ी का केस नहीं बनेगा। ये हमारा क्या कहता है, ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 30, जिसे हम बोलते हैं नॉन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 30, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 9, 11, 25, 29, 30। देखिए सेक्शंस तो बहुत सारे हैं, अगर हम देखें हर एक चैप्टर में सेक्शंस बहुत होते हैं, बट मैं मोस्टली कवर वही करता हूँ जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेटिव टाइम्स, मतलब बार बार पूछे जाते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मोस्टली वही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी पढ़ने नहीं, पढ़ने आपको सारे हैं, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन जो है अपनी क्लास में कवर कर लूँ। अब अगर आप चाहेंगे तो पूरा ये सब सारे नोट्स हमारे वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो आप नॉर्मली गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें, या नॉर्मली आप ट्रेडमार्क एक्ट का जो PDF फाइल है, जो ट्रेडमार्क एक्ट है, आप उसको डाउनलोड करिए, उसमें देखिए दिख जाएंगे कितने उसमें चैप्टर हैं, कितने आपके उसमें क्या बोलते हैं सेक्शन है। ऑलरेडी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ 13 चैप्टर है, 159 सेक्शंस हैं, तो सारे सेक्शंस एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि आप बोलते हैं मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था। बट मेरी कोशिश रहती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो मैं आपको एक अलग से नोट्स के फॉर्म में दे देता हूँ, जिससे कि आपका कुछ भी छूटे ना और आप उसको भी कवर करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में हम नहीं बता सकते हैं कहाँ से पूछेगा, कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको वो भी पढ़ना होगा। तो सेक्शन नंबर 9 हो गया, 11 हो गया, 25 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 37 की। अब देखिए सेक्शन नंबर 37 क्या कहता है। सेक्शन नंबर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 37 कहता है असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क।
असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, या हम बोल सकते हैं इसको ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क। तो ये हमें ये बताता है कि हम ट्रेडमार्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, दूसरे को असाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। अब देखिए क्या तरीका होता है। पहली चीज़, जो असाइन करने जा रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मेरा अपना एक ट्रेडमार्क है, ठीक, कोई भी मेरा अपना कोई किसी चीज़, मान लीजिए सपोज ये लोगो है, इस लोगो का मेरे पास ट्रेडमार्क है, जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं IPR गुरु, ये जो लोगो है इसका मेरे पास रजिस्टर्ड है, ये मेरे पास ट्रेडमार्क है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो हमारा ये लोगो है, ये मान लीजिए मेरे पास है, ठीक है। अब मैं चाहूँ इसको अगर किसी को देना चाहूँ, किसको ट्रांसफ़र करना चाहूँ, कोई इसकी हमारी कोचिंग का फ्रेंचाइजी लेना चाहे, कोई भी कोचिंग खोलना चाहे, कोई दूसरा, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए क्या तरीका होता है? सबसे पहली चीज़, आपका एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, ठीक है। और जो ये आपको दे रहा है, जो ये ट्रांसफ़र कर रहा है, उसे हम बोलते हैं असाइनर या बोलते हैं ओनर, ठीक है, असाइनर। और जिसको दिया जाता है वो होता है असाइनी, असाइनी। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो भी एग्रीमेंट है इसको फॉलो करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, पढ़ेंगे, उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कभी भी अगर इन्होंने धोखाधड़ी करी, मुझे बताया नहीं, या बिना किसी परमिशन के कुछ इन्होंने अनफेयर एडवांटेज लिया, तो फिर इनके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस भी बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो ट्रांसफ़र हम करा सकते हैं, ऐसा हमें सेक्शन नंबर 37 में बताया गया। और ट्रांसफ़र कराने का भी एक प्रोसेस रहता है, एग्रीमेंट रहता है, आप उसको टर्म्स एंड कंडीशंस में फॉलो करने होंगे उनको, और बस उसके बाद जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है, एक तो होता है ट्रांसफ़र। अब मान लीजिए सपोज़ कुछ ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई ओनर है, ओनर की डेथ हो जाती है। अगर ओनर की डेथ हो जाती, तब वो जो हमारा ट्रेडमार्क है वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए उसके लिए फिर एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं? एक तो हमने अभी पढ़ा ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क, फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिट हो जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक कैसे होता है? वही मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया। जैसे मान लीजिए कोई ओनर है, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो अगला जो लीगल हेयर होगा, ये कोई भी हो सकता है, लीगल हेयर, ठीक है। मतलब जो कानूनी व्यक्ति जो उसका होगा अगला, हो सकता है उसका सन हो सकता है उसकी डॉटर हो सकता है उसकी वाइफ हो, या हो सकता है उसका कोई ऑफिस स्टाफ हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र हो सकता है, बट वो लीगल हेयर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? लीगल हेयर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो सकता है, बट वो लीगल हेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जैसे क्या होते हैं, जैसे कभी जो हमारा कानून है ज़मीन और जायदाद वाला, क्या होता है कि फादर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो ज़मीन किसके नाम चली जाती? बेटे के नाम चली जाती। तो सेम ऐसे ही इसमें भी है, मतलब बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून को ध्यान में रखते हुए, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो भी उसका लीगल हेयर होगा उसको वो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? कौन सा सेक्शन था हम लोगों ने अभी कवर किया? सेक्शन नंबर 37। अब आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग पूरा एक टेबल के फॉर्म में रिवाइज कर लेंगे। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 47। सेक्शन नंबर 47 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 47 कहता है रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क, रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडमार्क को 5 साल से यूज़ नहीं कर रहा है, 5 साल से यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो ट्रेडमार्क जो है रिमूव किया जा सकता है। ऐसा सेक्शन नंबर 47 में, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेक्शन नंबर 47 में डिफाइन है। 5 साल तक अगर कोई ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर रहा है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे डायरेक्ट रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं होता, उसका भी एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? एक नोटिस दिया जाएगा एप्लीकेंट को, जिसके नाम जो ओनर है उसको एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद वो अपना एप्लीकेंट जो है वो रिप्लाई देगा। रिप्लाई देने के बाद क्या होगा? रिप्लाई देने के बाद एग्जामिनर को लगेगा भाई कि कैसा रिप्लाई दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो हियरिंग, सुनवाई बुलाएगा, हियरिंग होगी। हियरिंग में फिर उसके बाद वो सुनवाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई है तो आपका ट्रेडमार्क जो है ये नहीं हटाया जाएगा, चलता रहेगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं, उसको लगा कि आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आप बेवकूफ़ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो इस तरह से तो फिर वो क्या हो जाएगा? आपका ट्रेडमार्क रिमूव कर दिया जाएगा। आगे यहाँ तक बात समझ में? सेक्शन नंबर आपका कहाँ पर डिफाइन है? 47 में। इसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं, सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49
अब इसकी बात हमने आपको वीडियो के शुरू में करी थी, कहाँ पर, यहाँ पर। TMU ये जो फॉर्म होता है किसके लिए होता है, रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड यूज़र। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 49 कहता है रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड यूज़र। अब रजिस्टर्ड यूज़र कौन होता है, रजिस्टर्ड यूज़र जैसे मान लीजिए मेरे पास अपना मेरा ट्रेडमार्क है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये ट्रेडमार्क मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्रदर को, मैंने अपने भाई को दे दिया, मतलब लीगल तरीके से, ऐसे दे नहीं दिया कि आपने बोल दिया अच्छा ठीक है तुम यूज़ कर लो, नहीं, लीगल तरीके से जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोसीजर्स को फॉलो किया। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे साइन करवाया, उनसे बोला ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो, ये पढ़े, उनसे साइन करवाया, उसके बाद बोल दिया अब मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया, आपको दे दिया, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, और ये भी बोल सकते हैं विद द परमिशन ऑफ ओनर, ओनर की परमिशन से उसके बिहाफ पे आप यूज़ कर रहे हो। तो जो ये ब्रदर है मेरा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रजिस्टर्ड यूज़र। ये ब्रदर जो है ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड यूज़र। समझ में आ गया आपको, सिंपल है, ये हो जाएगा आपका रजिस्टर्ड यूज़र। ठीक, इसी की हमने बात करी थी और ये सेक्शन नंबर 49 में डिफाइन है आपके ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। अब लास्ट में आता है सेक्शन नंबर 61, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव ट्रेडमार्क। अब कलेक्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है, कलेक्टिव ट्रेडमार्क मतलब कि कलेक्टिव आप खुद समझ सकते हैं, मतलब कि कलेक्टिव मतलब कि बंच या ज़्यादा, मतलब इसे हम बोल सकते हैं एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपका एसोसिएशन या कोई आपका ग्रुप, अगर ऐसा कुछ है जैसे टाटा ग्रुप, इसका अगर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो डिफाइन है सेक्शन नंबर 61 में। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप रिलायंस, ठीक, टाटा, ये आपका डिफाइन है सेक्शन नंबर 61 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे सेक्शंस थे, इसका पूरा हम लोगों ने प्रोसीजर देख लिया, कितनी फीस लगती है। अब देखिए ये जो फीस वाला मैंने आपको दिया है, कितनी फीस लगती है, ये आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि किस फॉर्म में कितनी फीस लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइस क्लासिफिकेशन, वियना क्लासिफिकेशन। सो पूरा हम लोगों ने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ लिया, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, कितनी फीस लगती है, ट्रेडमार्क की वैलिडिटी पढ़ ली, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होता है तब क्या होता है, नॉन इन्फ्रिंजमेंट होता है तब क्या होता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, ये हम लोगों ने आज की क्लास में कवर कर लिया। और लास्ट में मैंने आपको इन्हीं सारे सेक्शंस को एक टेबल के फॉर्मेट में दे दिया, जो ये आपके सामने है सिर्फ रिवाइज करने के लिए। आप इसको देख सकते हैं जो हमने आज की क्लास में ये कवर किया। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे सेक्शन पढ़ने हैं तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क एक्ट 1999 गूगल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पूरे सारे सेक्शन दिए गए हैं। ठीक, बाकी कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी फर्दर कोई क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ IPRguru.in। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।